सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार हो जाइए, मतलब आप लोग अपनी कॉपी और पेन लिए है ना? हाँ, तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन से नोट करते चलिएगा, मैं आप लोग जो जो बताऊंगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अब जो रिवोल्यूशन हो ही रहा था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर कौन लड़ रहा था? मेन लड़ रहे थे, और अंदर ही अंदर देश की इकोनॉमी और देश का खर्चा बाड़ी, मतलब कि जो घर का खाना था, खेत बाड़ी का काम था, वो कौन संभाल रही थी? विमेन संभाल रही थी। और बाहर जो देश में वार हो रहा था, वो कौन संभाल रहा था? वो संभाल रहे थे, मेन संभाल रहे थे, ताकि वो किसी ऐसी रूलर के अंदर ना आ जाए जो कि इनके बहुत नुकसान पहुंचा दे। फिर भी किसी तरह से ये लोग नेपोलियन के रूल के अंदर आ जाते हैं, नेपोलियन की चपेट में आ जाते हैं। अब जो नेपोलियन था वो काफ़ी क्रूर राजा था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा पूरे यूरोप के लिए। क्यों? क्योंकि उसने पूरे यूरोप को इकट्ठा करने में बहुत मदद की। पहले पूरा यूरोप इस छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था, पर जब ये उन यूरोप को कब्जा कर लिया तो उन्हें एक कर दिया। अब एक से क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि यदि यूनिटी में क्या होती है? पावर होती है, तो एकता में बल होता है। तो जब वो कंट्री एक हो जाएगी यूरोप, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इसी वजह से जो नेपोलियन था उसने दोनों काम किए। उसने क्या किया? उसने फ्रांस को, यानी कि पूरे यूरोप में फ़ायदा भी दिलाया और नुकसान भी दिलाया। अब हम लोगों को बताया गया है कि 1804 में वो एक्सटेंड करता है, और लगभग पूरे यूरोप को कंकर कर लेता है, मतलब लगभग पूरे यूरोप में अपना वो कब्जा जमा लेता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? और 1815 में उसे वाटरलू में क्या कर दिया जाता है? डिफीट कर दिया जाता है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, कब उसे डिफीट किया जाता है? 1815 में उसे डिफीट कर दिया जाता है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सख्त था। कौन? नेपोलियन। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें, अब हम लोग पूरे चैप्टर को एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो फ्रांस पहले कहाँ था? वहाँ पे अच्छा खासा रूल नहीं था, वहाँ के जो राजा था वो इतना ज़्यादा अत्याचार करता था, पर फ्रांस के लोगों ने विरोध के जरिए, विरोध कर करके कितनी बड़ी अचीवमेंट पा ली। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रूल आ गया। अब जब आप लोग 10th में जाएंगी तब आप लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से सभी लोग कंबाइन होते हैं। और आप लोग को 10th में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि वहाँ पे होता क्या है कि सभी चीज़ें सबसे पहले फ्रांस में ही होती हैं, मतलब कि जितनी भी चीज़ें आती हैं वो पहले फ्रांस में ही आती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस तब बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फ्रीडम इसी को मिलती है। तो इस तरह से जो पूरा फ्रांस के बारे में हमने पढ़ लिया है हिस्ट्री में। अब यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर ऐसे और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, तो फटाफट से उन्हें जाइए, चेक कीजिए। मैं बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे विजिट करना ना भूलें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।